मॉर्निंग, मैं सीमा कुमारी प्रवक्ता डाइट देवरिया। आज का जो लेक्चर है वो DLED 18 बैच की 4th सेमेस्टर के लिए है। प्रीवियस वीडियो में हमने जैव विकास के बारे में पढ़ा था और जैव विकास के प्रमाण के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास का सिद्धांत प्रीवियस वीडियो में ही हमने बताया था कि जैव विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए या सिद्धांत को देने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण हैं। पहला है लैमार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद, तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। तो आज पढ़ेंगे पहले लैमार्कवाद के बारे में। लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है, लैमार्कवाद ही वो सिद्धांत है जिसे सबसे पहले जैव विकास को समझाने के लिए दिया गया था, और जिस वैज्ञानिक ने इसे दिया था वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। जिन्होंने 1809 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। इस पुस्तक को उन्होंने फिलॉसफी जूलॉजिक, यही वो पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। और उनके जो सिद्धांत थे अर्थात लैमार्कवाद जो सिद्धांत है वह उनकी 4 अवधारणाओं पर आधारित है। जो 4 अवधारणाएं हैं वो एक निम्नवत है। पहला है कि जीवों में आकार वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। तो पहला, आकार वृद्धि की प्रवृत्ति। प्रत्येक जीव में आकार वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है उसमें अंग होते हैं, उसमें स्वाभाविक रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके शरीर में वृद्धि न हो, विकास न हो। तो लैमार्क ने बताया कि प्रत्येक जीव के शरीर में आकार वृद्धि की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का सीधा प्रभाव। लैमार्क ने बताया कि जंतुओं के शरीर पर या फिर जंतुओं के विकास पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके परिणाम स्वरूप जीवों के रहन सहन, स्वभाव, आचरण आदि पर प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो कई अंगों का प्रयोग करने लगते हैं और कई अंगों का प्रयोग बंद कर देते हैं अथवा कम कर देते हैं। कुछ अंगों का कुछ अंग तो उनके अवशेषी हो जाते हैं। तीसरा आता है अंगों का अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। लैमार्क के अनुसार जिन अंगों का अधिक उपयोग होता है वो अधिक विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग कम होता है वो लुप्त होने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ अंग उनके अवशेषी भी हो जाते हैं। चौथा आता है
उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्क के अनुसार जिन अंगों का हम अधिक प्रयोग करते हैं और जिनका उपयोग कम करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उसे हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। और ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहते हैं। कुछ पीढ़ियों के बाद जो वर्तमान जीव होता है वो अपने पूर्वज से भिन्न हो जाता है और वो एक नई जाति बन जाता है। तो ये जो सारी 4 अवधारणाएं लेमार्क ने दी थी अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, और इसको उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए जिसमें ये चारों अवधारणाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे कि जिराफ के इनके अनुसार जिराफ जो था दक्षिण अफ्रीका में रहता था और वो छोटे पैर और छोटी गर्दन वाले होते थे। तो और वहाँ पर जो घने जंगल थे, जमीन पे जो घासें उगी रहती थी उसे वो खाते थे। तो जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ, जमीन की घासें सूखने लगी। जब घासें सूख गई तो जिराफ को पेड़ पौधों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा, और पेड़ पौधों की पत्तियां ऊंची होती थी जिसके लिए उन्हें अपने गर्दन और पैर का अधिक उपयोग करना पड़ा। गर्दन और पैर का अधिक उपयोग करने के कारण ये दोनों अंग उनके अधिक विकसित हो गए। यह तो एग्जाम्पल उनका हुआ कि अंगों का उपयोग, और इनका अधिक उपयोग करने से उनकी पीढ़ी में ही वो शामिल हो गया, यानी कि उनकी जो अगली जनरेशन पैदा होती है वो ऊंची गर्दन और ऊंची टांग वाली हुई। दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है सर्प का, यानी कि सांप। और लेमार्क के अनुसार सांप की पैर हुआ करते थे, टांगे हुआ करती थी, और जब वो टांगे उन्हें रेंगने में और झाड़ियों में घुसने में अड़चन पैदा करती थी, बाधा उत्पन्न करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप सांपों ने अपना टांग का उपयोग करना कम कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सांपों की वर्तमान समय में पैर नहीं होते हैं। तो ये तो पूरा सिद्धांत हुआ लेमार्कवाद का। तो इस लेमार्कवाद का कई वैज्ञानिकों ने आलोचना की। यदि लेमार्कवाद सही होता, उनके हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से यदि लेमार्कवाद सही है तो उसके हिसाब से हमारा पहलवान का पुत्र पहलवान होना चाहिए, और यदि कोई विकलांग है तो उसकी जो औलाद हो वो भी विकलांग होनी चाहिए, अंधे का पुत्र अंधा ही होना चाहिए। और हमारे भारतीय संस्कृति में मान लीजिए लड़कियों के कान नाक छेद दिए जाते हैं, ये हमेशा होता है। तो जो नई बच्ची पैदा होती है तो उसके कान नाक जन्म से ही छिदे होने चाहिए। तो इस तरह ये सब चीज़ें होती नहीं है। तो यह सिद्ध करता है कि लेमार्क के जो सिद्धांत है वो सही नहीं है। तो लेमार्क की सबसे अधिक कड़ी आलोचना एक वैज्ञानिक ने की जिसका नाम था बीजमान। सभी वैज्ञानिकों ने इनकी आलोचना की थी, लेकिन बीजमान ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने चूहे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, कई बार एक्सपेरिमेंट किया, कई पीढ़ियों तक किया। चूहा लेते थे, चूहा जब पैदा होता था उसकी पूंछ वो काट देते थे। काटने के बाद वो देखते थे कि जब बड़ा हो जाता था, अगली संतति जब पैदा होती थी तो पूंछ वाली ही पैदा हो जाती थी। तो उन्होंने सिद्ध किया, ऐसा उन्होंने कई बार किया। तो इस तरह से उन्हें बताया कि लेमार्क के हिसाब से चूहा जो है अगली संतति में उसकी पूंछ नहीं होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। उनके हिसाब से, बीजमान के हिसाब से वही परिवर्तन वंशागत होते हैं जो जनन कोशिकाओं में होते हैं। जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन ही वंशागत होते हैं, जबकि ये सारे परिवर्तन जो हैं कायिक परिवर्तन है, यानी कि शरीर में होने वाले परिवर्तन है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वंशागत नहीं होते हैं। ये तो पूरे सिद्धांत हुआ आपका लेमार्कवाद का। दूसरा सिद्धांत आता है डार्विनवाद।
दूसरा सिद्धांत है अब डार्विनवाद। डार्विनवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। यह उनकी पुस्तक थी नेचर सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इसे दिया था डार्विन ने। डार्विन का जो सिद्धांत था वो भी निम्न अवधारणाओं पर आधारित था। वैसे इनका जैसे पुस्तक से स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, यानी कि जीवों में एडेप्टेशन की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, जिसकी जो लोग अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं वो तो रह जाते हैं, और जो लोग एडेप्ट नहीं कर पाते हैं नेचर के अनुसार वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। इसीलिए इस तरह उन्होंने बताया कि प्रकृति में एक प्रकार का छटनी हुआ करता है, इसलिए इस सिद्धांत को हम प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचर के द्वारा छटनी की प्रोसेस होती रहती है। तो इनका जो सिद्धांत था वो भी निम्न अवधारणाओं पर आधारित है। पहला है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। पहला है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर मात्रा होती है। हर जीव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति करने की इसमें नेचुरल क्षमता होती है। दूसरा आता है जैसे कि हाथी होती है, हाथी 30 से 90 वर्ष में 6 बच्चों को जन्म देती है। इस तरीके से आगे आने वाले वर्षों में वो धीरे धीरे 6 का मल्टीप्लाई आप करते जाएंगे तो उतने हाथियों को जन्म देती है। दूसरा आता है जीवन संघर्ष। हम देखते हैं कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा होती है। प्रत्येक जीव अपना अपना संतान पैदा करता है, ठीक। तो जब संतानें अधिक हो जाती फिर भी पृथ्वी पर सब बैलेंस्ड रहता है, उतना ज्यादा नहीं होगा। जनसंख्या जिसमें जीवन संघर्ष होता है, संख्या बढ़ेगी, फिर आपस में क्या होगा, आपस में भोजन के लिए, जमीन के लिए, मतलब घर के लिए, हवा के लिए, प्रकाश के लिए आपस में संघर्ष होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जीवन संघर्ष। ये संघर्ष जो होता है ये अपनी सुरक्षा के लिए लोग करते हैं, और दूसरा होता है कि हम अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए भी जीवन संघर्ष करते हैं। तीसरा आता है योग्यतम की उत्तरजीविता, मतलब कि जब जीवन संघर्ष होता है तब हम उसमें देखते हैं कि जिस जीवों में अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है और उसमें अच्छे लक्षण होते हैं वो तो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और जो उसमें नहीं होती है वो जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी को हम योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। जो ज्यादा योग्य होता है वही रहता है, जो कम योग्य रहता है वो एक्सटिंक्ट कर जाता है, विलुप्त हो जाता है। चौथा आता है प्राकृतिक चयन। योग्यता की उत्तरजीविता में जैसा हमने देखा कि जीवों में जो संघर्ष होता है, जो एडेप्ट कर लेते हैं वातावरण के अनुसार वो रहते हैं, और जो नहीं होते हैं, एडेप्ट नहीं कर पाते हैं, अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति के द्वारा वहाँ पे
चयन होता है, जो बेस्ट होता है उसका चयन कर लिया जाता है और जो वेस्ट नहीं होता है वो नष्ट हो जाते हैं। पांचवा आता है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, यदि हम विभिन्नताओं को देखते हैं तो जुड़वा संतानों को छोड़कर पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके लक्षण दूसरे जाति से या दूसरे जीव से मेल खाते हो। प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं होती हैं। ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहते हैं। पांचवा है नई जातियों की, छठा है नई जातियों की उत्पत्ति। नई जातियों की उत्पत्ति, ये विभिन्नताएं ये विभिन्नताएं छोटी होती हैं, प्रत्येक जीव में होती हैं। जैसे धीरे धीरे ये विभिन्नताएं जब होती रहती हैं, छोटी छोटी विभिन्नताएं मिलकर एक बड़ी संरचना को जन्म देती हैं, यानी कि धीरे धीरे अगली पीढ़ियों में, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें एक नया परिवर्तन हो जाता है, यानी कि एक नई जाति बन जाती है और वो जाति फिर आगे वंशागत हो जाती है। इसके लिए एग्जाम्पल बताया है डार्विन ने। जैसा कि हम देखते हैं बिल्ली, शेर, चीता, तेंदुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चारों स्वभाव में और रचना में समान होते हैं और इन चारों के उंगलियों में नुकीले नाखून होते हैं। तो हम डार्विन के हिसाब से कह सकते हैं, या फिर डार्विन ने कहा कि यह कहीं ना कहीं एक ही पूर्वज के संतान है और धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन हुआ या फिर अपनी सुरक्षा को लेकर ये अलग अलग स्थानों पर चले गए और वहां पर जाने के बाद उसमें वहां पे एडेप्टेशन के अनुसार इनका अलग अलग जाति बन गया ये लोग। तो इस प्रकार ये डार्विनवाद हुआ, डार्विनवाद का सिद्धांत। और डार्विन की आलोचना यह थी कि डार्विन यह नहीं बता पाए कि जो विभिन्नताएं आ रही हैं वो उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, यानी कि विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही हैं तो वो क्यों उत्पन्न हो रही हैं। इस वजह से डार्विन के सिद्धांत की आलोचना की गई। तो डार्विन के बाद आता है हमारा तीसरा सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद, तो उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत था उसे दिया था ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज ने यह सिद्धांत दिया था। यह हालैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने देखा कि आलू के खेत में इन्होंने देखा कि दो अलग अलग किस्म की पौधे थे, जिसका नाम, पौधा तो एक ही था, संध्या प्रिमरोज, इसका लोकल नाम है ये प्रिमरोज। यह वो पौधा है जिस पर ह्यूगो डी ब्रीज ने एक्सपेरिमेंट किया था। इसी के आधार पर, इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने आलू के खेत में देखा कि इस पौधे की दो वैरायटी हैं, तो उसे वो ले गए अपने लैब में, उन्होंने वहां उसे लगाया और वहां पे देखा कुछ समय तक तो वो जैसी थी वैसे ही पौधों को जन्म दे रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि उसमें अचानक परिवर्तन हो गया और उस जो परिवर्तन हुआ वह अगली पीढ़ी में शामिल हो गया। यानी कि जो परिवर्तन हुआ ऐसा नहीं है कि वो छूट गया, वो अगली पीढ़ी में आ जाता है। तो इस आधार पर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो अचानक हो जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने उत्परिवर्तनवाद को डिफाइन किया कि उत्परिवर्तन अचानक होने वाला
परिवर्तन है उत्परिवर्तन अचानक होने वाला परिवर्तन है जो जीन्स में होता है, जीन्स में होते हैं। और यही परिवर्तन जब जीन्स में जब ये जीन्स में परिवर्तन हो जाते हैं, यही जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं और लक्षणों को ले जाते हैं। उत्परिवर्तन हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभदायक भी हो सकते हैं। तो जो लाभदायक होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो हानिकारक होते हैं वो आगे वंशागत नहीं होते हैं। और उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में कैसा होता है, प्राकृतिक में ऐसा होता है कि जैसे नेचुरल प्रोसेस होता है जनन का, तो जब जनन होता है तो उसमें गुणसूत्रों का आपस में एक्सचेंज होता है। तो उसमें एक्सचेंज के समय कुछ प्रॉब्लम कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से गुणसूत्र जैसे वहां से उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तो गुणसूत्र जहाँ जुड़ने चाहिए वहां ना जुड़ के दूसरी जगह जुड़ जाते हैं, या फिर स्प्लिट कर जाता है क्रोमोसोम। तो इस तरह जनन कोशिकाओं में जो डिवीजन होते हैं, विभाजन होता है, वहां पे जो परिवर्तन होता है उसको हम प्राकृतिक कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम। कृत्रिम तो ऐसा होता है कि जिसे हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा करते हैं, तो उसे हम कृत्रिम उत्परिवर्तन कहते हैं। भौतिक और रासायनिक प्रोसेस के द्वारा हम इसमें परिवर्तन करते हैं। जो परिवर्तन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक कृत्रिम उत्परिवर्तन कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं। और ये उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को लेकर डार्विनवाद के सिद्धांत में सुधार किया गया, जिसे हम नव डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। इस तरह हमने देखा कि जैव विकास के जो 3 सिद्धांत थे, जो महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत थे, वो यही थे। और इसके बाद आज बस इतना ही। धन्यवाद।